नमस्कार दोस्तों, मैं एस के मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल बीए ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस समय हम इतिहास लेखन में उपयोग किए जाने वाले सोर्स एवं उनके प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें हमने यह देखा कि सोर्स होने की क्या शर्तें हैं, सोर्स किन्हें कहते हैं और सोर्स के जो 2 भाग हैं, पहला एक पुरातात्विक सोर्स और दूसरा एक साहित्य में धार्मिक सोर्स जो होते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन्हें हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आज हम देशी साहित्य के अंतर्गत जो गैर धार्मिक साहित्य हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि क्योंकि हमने 2 बार पहले बता चुका है, इसलिए मैं यूज करता हूँ जैसे कि आपको पता होगा। जिन पुस्तकों को धर्म को केंद्र में रख कर ही लिखा गया है, उन्हें हम गैर धार्मिक या धर्मेतर पुस्तक कहते हैं। तो चलिए ऐसे प्रकार के सोर्सों को हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं और उनका इतिहास लेखन में हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो धर्मेतर साहित्य है, इसमें जो हम सबसे पहली पुस्तक का उपयोग करेंगे वह है मनुस्मृति। कई बार छात्रों के मन में संशय होता है, मनुस्मृति को धार्मिक पुस्तक ले लेते हैं, जबकि मनुस्मृति एक धार्मिक पुस्तक नहीं है। केवल इसमें एक आपको शंका हो जाती है, जबकि यह भारतीय राजनीति, समाज एवं धार्मिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। यह विशेषता कि भारतीय समाज किस नियम से चलेगा, इसके बारे में मनुस्मृति में लिखा गया है। या इसमें उस समय भारतीय समाज में कौन कौन से नियम होते थे, इसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि इसमें हम विवाह की बात करें, इसमें 8 प्रकार के विवाहों की जानकारी मिलती है। इसमें दैव, आर्य, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस, पिशाच इत्यादि विवाह हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इन विवाहों के क्या मतलब होते हैं, अलग अलग विवाह किस किस संदर्भ में कहे गए हैं, इनके बारे में आप विस्तार से जान सकते हैं। अगली जो हमारी पुस्तक है वह अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाती है, जो कि लगभग 322 से लेकर के 315-320 के बीसी के आसपास रचित मानी जाती है, जिसकी रचना 320 से 322 के आसपास मानी जाती है। और इसकी रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी हुआ करता था। अर्थशास्त्र या भारतीय राजनीति में कई विद्वानों को मानना है कि भारतीय राजनीति की जो पहली पुस्तक या राजनीति को केंद्र में रख के जो पहली पुस्तक लिखी गई वह अर्थशास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों का वर्णन है, तथा इसमें हमें यह भी जानने को जानकारी मिलती है कि राजा को किस प्रकार शासन करना है। जिसमें यह बताया गया है कि इसका एक अष्टक सिद्धांत है, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगी। इसमें बताया गया है कि राजा का पड़ोसी देश जो होता है वह सदैव शत्रु, और राजा की पड़ोसी का पड़ोसी देश जो होगा वह राजा का मित्र होगा है। और यह आज तक कई विद्वानों का मानना है कि अर्थशास्त्र आज भी डिप्लोमेसी में यूज की जाने वाली पुस्तक है, यानी जो इसके सिद्धांत हैं आज भी डिप्लोमेसी में सार्थक हैं या आज भी उतने ही तर्क संगत हैं। जो अगली हमारी पुस्तक है वह है मुद्रा राक्षस, जिसकी रचना विशाख दत्त ने की थी। यह भी पुस्तक जो है मेरे प्यारे छात्रों, यह पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन बैठने और जो नंद वंश था, जिसमें आप सभी को पता होगा घनानंद, जिसको हरा कर चंद्रगुप्त ने शासन मौर्य वंश की स्थापना की थी और शासन पर बैठे थे, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है कि किस प्रकार घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया, उन्हें अपने दरबार से निकाल दिया, और चाणक्य के क्या योगदान थे मौर्य वंश की स्थापना के, और चंद्रगुप्त की क्या महानता थी, किस प्रकार से उन्होंने घनानंद को पराजित किया, किस प्रकार से 2 लोगों ने मिलकर के इतने बड़े वंश की सर्वनाश कर दिया, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है मुद्रा राक्षस में। अगली जो हमारी पुस्तक है वह कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम है। दोस्तों, इस पुस्तक से हमें पुष्यमित्र संघ तथा उसके पुत्र अग्निमित्र के बारे में जानकारी मिलती है। यह संघ और यमन के संघर्षों के बारे में जानकारी देता है, और जबकि यह कई विद्वानों का मानना है कि यह प्रेम पर आधारित है। जो पुष्यमित्र संघ के पुत्र थे अग्निमित्र और एक निम्न जात की कन्या मालविका थी, उनके प्रेम के बारे में दर्शाया गया है। लेकिन जब प्रेम के बारे में भी लिखा जाता है तो कहीं न कहीं देश काल, उसके वंश इत्यादि के बारे में हमें जानकारी
मिलती है। तो इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो शंगु वंश की जानकारी मिलती है। विशेष तौर पर शंगु और यवन का जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में हमें विस्तार से वर्णन पता चलता है मालविका अग्निमित्रम में। अगली जो पुस्तक है वो हमारी है हर्षचरित्र, जिसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। और यह कहाँ पे किसके दरबार में हुआ करते थे? हर्षवर्धन के दरबार में हुआ करते थे। इस जो यह पुस्तक है इससे हमें लगभग 700 एडी के आसपास की जानकारी मिलती है। यानी 700 ईस्वी के आसपास में जो भी राजनीतिक घटनाएं घटित हो रही थी वह हमें हर्षचरित्र के मिलता है। और कई विद्वानों का मानना है कि बाणभट्ट चूंकि इनके राज कवि थे तो यह कहीं न कहीं हर्षवर्धन से प्रभावित हुए थे, तो इनके बारे में कुछ जानकारी जो है बढ़ा चढ़ा कर भी लिखी गई है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। फिर भी हमें जो 700 एडी के आसपास जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं वह हमें हर्षचरित्र से मिलता है। जैसे कि हर्षवर्धन की बहन को राजश्री का शशांक के द्वारा कैद किया जाना, हर्षवर्धन को छुड़ाना, फिर कन्नौज पे कब्जा करना इत्यादि जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हर्षचरित्र से मिलती है। फिर हमारा जो अगली पुस्तक आती है वह है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी आप सभी को पता होगा कल्हड़ के द्वारा रचित पुस्तक है। कल्हड़ किसके दरबार में पाए जाते हैं? कल्हड़ को कनिष्क के दरबार में इनकी उपस्थिति के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। और राजतरंगिणी में हमें कश्मीर के बारे में या कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। और भारतीय इतिहास का सबसे जो प्रामाणिक ग्रंथ है इसे ही माना जाता है। फिर आते हैं मृच्छकटकम, यह शूद्रक के द्वारा रचित पुस्तक है और इसमें हमें गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि शूद्रक जो थे किसके थे? गुप्त काल के लेखक थे। अगली जो हमारी साहित्यिक पुस्तक है वह है अवंती सुंदरी कथा। यह दंडी द्वारा रचित पुस्तक है और इसे दक्षिण भारत इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किन शासकों के बारे में मिलती है? तो पल्लवों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारा धर्मोत्तर साहित्य है उसका उपयोग हम किस प्रकार से अपने इतिहास लेखन में कर सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि जो विदेशी लेखक थे या जो विदेशी साहित्य थे उनका किस प्रकार से हम भारतीय इतिहास में लेखन में यूज करते हैं। तो मुख्यतः भारत में विदेशों से यूनान, अरबी और चीनी यात्री आए और इन्होंने ही भारत के बारे में लिखा। अब हम सबसे पहले इसके पहले बात करें तो विदेशी पुस्तकों का या विदेशी सोर्सों को उपयोग करने में हमें क्या कठिनाई होती है और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, यदि कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, यदि आप ही अभी चाइना जाएं तो आपको वहाँ के कल्चर को समझने में टाइम लगेगा। हो सकता है जो आप देखें उसको यहाँ के हिसाब से इमेजिन करें और वहाँ पे वहाँ की प्रेडिक्शन या आपका जो अनुमान हो वह गलत साबित हो सकता है। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक यूनानी लेखक मेगास्थनीज भारत आता है और वह किसका काल में आता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे आता है भारत। और वह लिखता है अपनी पुस्तक इंडिका, उसने पुस्तक लिखी, उसमें वह लिखता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। जबकि वहीं पर एक महान भारतीय लेखक जिन्हें आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में माना है कि भारत में दास व्यवस्था थी। अब इन दोनों के मतभेद में अंतर क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्यों? जब दोनों पुस्तकें एक ही टाइम पे लिखी गई हैं तो दोनों अलग अलग बात क्यों कह रही हैं? इसके बारे में थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए। दरअसल में मेगास्थनीज आया था यूनान से, जहाँ की दासों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था, उनसे बहुत दुर्व्यवहार तरीके से बात की जाती थी। तो चूंकि वह भारत आया और भारत में उसने देखा कि यहाँ के दासों की व्यवस्था वहाँ की अपेक्षा काफ़ी बेहतर थी, उनसे उतनी बर्बरता से नहीं पेश आया जाता था। उसे लगा कि ये दास तो हो ही नहीं सकते, दास ऐसे थोड़ी होते हैं। उन्हें उनको दास मानने से इनकार करके बल्कि उन्हें शूद्र की कैटेगरी में डाल दिया। और यहीं से कहाँ पे हमें परिवर्तन दिखाई पड़ता है? इनके मतों में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जबकि चाणक्य का मत कहता है कि दास व्यवस्था थी और मेगास्थनीज का मत कहता है कि दास व्यवस्था नहीं थी। यह मैंने आपको एग्जाम्पल दिए समझने के लिए। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो विदेशी यात्री आते थे भारत में, उनकी दिक्कत क्या होती थी? उनसे यही दिक्कत होती थी कि पहली बात तो यहाँ पे आए उन चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, नंबर 1।
नंबर दूसरी, वो भारत की यात्रा पे आते थे। ये यात्रा से जब लौट के जाते थे तो अपनी स्मृतियों के आधार पर पुस्तकों की रचना किया करते थे, तो जिससे क्या होता था, कई बार वह अपने जो आवश्यक तथ्य होते थे भूल जाते थे, या किसी तथ्य को बदल कर लिख देते थे, या किसी तथ्य को गलत भी कई बार वो लिख देते थे। जिसका कारण क्या था, क्योंकि वह काफी बाद में रचनाएं लिखते थे। और कई पुस्तकें तो हमें ऐसे भी प्राप्त हुई हैं जिनके लेखकों ने कभी भारत पर भ्रमण ही नहीं किया, केवल भारत आए हुए यात्रियों से जानकारी इकट्ठा करके उन्होंने लिख दिया। यदि अब आप सोचिए, यदि आप कहीं पर गए नहीं हैं और उसके बारे में आपने कोई विशेष तौर पर अध्ययन नहीं किया, आपने किसी से पूछा, जो सुना वही लिख दिया, तो कितना प्रामाणिक जानकारी हो सकती है, इसके बारे में आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो विदेशी साहित्य होंगे उनको उपयोग करते वक्त एक बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि विदेशी साहित्य के साथ साथ जब भी इतिहास लेखन किया जाता है तो एक जो भारत में साहित्य था या जो भारत में पुरातात्विक साक्ष्य था, उनको प्रमाण के तौर पर मिलाया जाता है कि जो विदेशी लेखक कह रहा है, क्या वैसे कुछ साक्ष्य भारतीयों के साहित्य में प्राप्त होते हैं कि नहीं प्राप्त होते हैं। आखिरकार अगर विदेशी लेखक लिखेगा तो हो सकता है उससे मिलता जुलता उसमें कुछ ज्यादा विस्तार से लिखा हुआ, लेकिन कुछ तो प्रमाण मिलेगा ना भारतीय रचनाओं में। इस हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी विदेशी रचनाओं का उपयोग किया जाएगा उसके समानांतर देशी रचनाओं से उसका मिलान किया जाएगा, उनके तथ्यों को प्रामाणिकता जांच देशी रचनाओं से की जाएगी। तब हम चलिए बात करते हैं कुछ प्रमुख लेखक जो भारत आए और उन्होंने अलग अलग पुस्तकों की रचना की। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वह हमारे यूनानी लेखक हेरोडोटस का आता है। यह नाम आप सभी ने सुना होगा। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका लिखी थी, जिसमें इसने भारत तथा ईरान, यानी जो आज फारस, पहले फारस था और आज ईरान है, के संबंधों के बारे में वर्णन किया है। जो दूसरा हमारा लेखक है मेगस्थनीज, जिसके बारे में अभी अब लोग बात कर रहे थे। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था, इसने यहाँ पर इसे भेजा था और इसके द्वारा रचित पुस्तक इंडिका है। और इसने यहाँ पर मौर्यकालीन प्रशासन तथा कृषि के बारे में वर्णन किया है तथा पाटलिपुत्र को सबसे बड़ा नगर बताया है। अगले जो हमारे यात्री हैं वो हैं डायनोसिस। डायनोसिस कौन है? तो डायनोसिस मिस्र नरेश टालमी फिल्डेफस द्वितीय, यहाँ पर टालमी फिल्डेफस लिखा है, यहाँ से फिल्डेफस द्वितीय का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। और इसने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी थी? नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। और यह मुख्यतः जो माना जाता है वनस्पति पर आधारित पुस्तक मानी जाती है। इसमें पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों इत्यादि का वर्णन मिलता है। यदि आप सभी ने कहानी सुनी होगी कि जो बिंदुसार था, इसने यूनानी शासक एंटियोकस से 3 चीजें मांगी थी। एक मांगा था इसने मीठी शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक। तो जो एंटियोकस था उसने 2 चीजें तो दी थी। उसने क्या क्या दिया था? एक मीठी शराब दे दी, एक सूखी अंजीर दे दी। लेकिन उसने कहा कि हमारे यहाँ पर दार्शनिकों का व्यापार नहीं किया जाता है, जिसके कारण उसने दार्शनिक नहीं भेजा था। तो बाद में मिस्र नरेश टालमी या फिल्डेफस द्वितीय ने डायोनिसिस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब हम चलते हैं, हमारे 3 प्रमुख जो यूनानी लेखक थे इनके बारे में हमने जाना। अब कुछ चीनी लेखक हैं जो भारत के समय पे आए। तो सबसे पहला जो है वह फहियान है, जो 399 से लेकर 415 ईस्वी, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है, या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। और इसने अपनी पुस्तक में सामाजिक तथा राजनीतिक स्थितियों के बारे में भारत की रचना की। अब जैसे कि आपको मैं बता रहा था, सपोज मानिए हमें चंद्रगुप्त बारे में जानना है या चंद्रगुप्त द्वितीय, या हमें 400 ईस्वी के आसपास भारतीय इतिहास को जानना है, तो कहीं न कहीं हम इसका उपयोग कर सकते हैं, किसी फहियान की पुस्तक को। लेकिन इसकी प्रामाणिकता को जांच करने के लिए हमें उस समय के, जैसे चंद्रगुप्त की कुछ अभिलेखों को हम ले लें, ठीक, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली का स्तंभ लेख बनाया था, इनसे मतलब ऐसे कुछ पुरातात्विक या साहित्यिक साक्ष्य जो भारत में लिखे गए थे उनसे हम मिलान करके लिखेंगे। अगला जो हमारा चीनी यात्री था वह वेन सॉन्ग था, जो 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के काल में आया था। इसे यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। और इसने अपनी पुस्तक सी यू की, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये सी यू की है, के बारे में भारत के संदर्भ में जानकारी लिखी है।
और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 6 वर्षों तक अध्ययन कार्य किया था। अगला जो हमारा अंतिम प्रमुख चीनी लेखक है वह है इत्सिंग। यह चीनी यात्री था और इसने 670 के आसपास भारत के बिहार प्रदेश का भ्रमण किया था और इसने भी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य किया था। नालंदा में कौन कौन पढ़ा था दोस्तों? तो हमारा हर्षवर्धन और इत्सिंग जो थे उन्होंने नालंदा में अध्ययन किया था। अब कुछ अरबी लेखक है जिनमें सबसे पहले आए अल-बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। आज सभी को पता होगा महमूद गजनवी एक आक्रांता था जो भारत पर लूट की उद्देश्य से आक्रमण किया करता था और इसने यानी अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद यानी इसका हिंदी का अर्थ होता है भारत की खोज इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसने अपनी पुस्तक में धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन इत्यादि के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। इसने अपनी पुस्तक को 80 अध्यायों में विभाजित किया है। इससे हमें देखिए, यदि आपको याद हो तो अगर हम पश्चिमी भारत देखें तो ये ऐसे पश्चिमी भारत हुआ, यहाँ पे पश्चिमी भारत होगा और महमूद गजनवी लोग कहाँ से आते थे? तो यहीं से तो आते थे अफगानिस्तान में। जो दर्रा है देखिए उसका भी नाम नहीं याद आ रहा है यार हमें। यहीं से प्रवेश किया करते थे। हाँ, खैबर दर्रे से आते थे और यहाँ पर आक्रमण किया करते थे। और यहाँ पर किनका शासन हुआ करता था? यहाँ पर राजपूतों का शासन हुआ करता था। तो इसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलेगी? यहाँ से किसकी जानकारी मिलेगी हमें? तो यहाँ से हमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज और राजनीति का जानकारी मिलते हैं। और जो अगला हमारा अरबी लेखक है वह है इब्न बतूता। इब्न बतूता का आपने सभी ने सुना होगा। यह लगभग 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप में आया था और इसने समाज एवं संस्कृति के विषय में बहुत रोचक जानकारी देता है। इसने अपने यात्रा विवरण है जिससे इसकी पुस्तक का यानी यात्रा विवरण को रिहुला कहा गया है। यह 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने में इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली में काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता के बारे में कहानी बताता हूँ आप लोगों को। इसके बारे में माना जाता है कि जब यह अरब से निकला था इसके पास कुछ भी नहीं था, मतलब यह इसके पास पैदल निकला था भारत, ये विश्व भ्रमण पे जाना चाहता था और ये जाता था, जब भी कहीं जाता था राजा के दरबार में उसके लिए कुछ न कुछ उपहार लेके जाता था और उनके बारे में बताता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, जिससे क्या करता था राजा प्रसन्न होकर इसे और ज्यादा उपहार दिया करता था। ऐसे करते करते जब यह भारत पहुंचा इसके पास कई ज्यादा अरबी घोड़े और एक अच्छी खासी मतलब पलटन हो गई थी। जो अगला तो इस प्रकार हमने देखा कि कौन कौन से हमारे साहित्यिक स्रोत में विदेशी यात्री थे, जिसमें हमने चीनी, अरबी एवं यूनानी लेखकों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। दोस्तों, इसी वीडियो के साथ आज हमारा भारतीय ऐतिहासिक अध्ययन के स्रोत नामक सीरीज जो होती है पूर्णतः समाप्त होती है। यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे 2 प्रकार से अपलोड की जाएगी। पहला कि हम खंड खंड में से अपलोड करेंगे और यदि कोई बच्चा एक साथ में पूरी वीडियो पढ़ना चाहता है तो वह एक साथ में से पढ़ सकता है और हम कमेंट में अपने इस PDF के लिंक पिन कर देंगे, जहां से आप जाकर इस का आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या आप इसे अपने नोट्स बनाने में उपयोग कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्बा खैर, सत श्री अकाल। जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।